नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हिंदी विषय क्लास में। विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे हिंदी व्याकरण पढ़ा हुआ था। आज हम फिर से थोड़ा सा व्याकरण पुनरावर्तन देख लेते हैं। व्याकरण पुनरावर्तन में हमारा पहला टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य कैसे बनते हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वाक्य रचना के लिए भी शब्दों को सही क्रम से रखना पड़ता है। इस शब्द समूह को पढ़िए। नाम का हमारे है देश भारत। इस शब्द समूह से स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। अब शब्द समूह को निज क्रम में रखकर देखिए। हमारे देश का नाम भारत है। इस शब्द समूह से पूरी बात समझ में आती है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि वाक्य कैसे बनते हैं या वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस शब्द समूह से स्पष्ट अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। व्याकरण में पुनरावर्तन में अभी दूसरे नंबर पर आते हैं जो है संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भेद मीन्स प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। जैसे कि हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। आगे देखो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। ज़्यादातर बच्चों को जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उनमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है उन्हें समझने में। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, मुझे फल पसंद है। फल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मुझे केला पसंद है, तो केला क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या भेद है। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि। अभी समूहवाचक संज्ञा देखिए। जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे झुंड, सभा, सेना आदि। इसका मतलब है जिस जगह के ऊपर
ज्यादातर लोग जमा हो, इकट्ठे हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अभी आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है, जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध, घी आदि। विद्यार्थी मित्रों, ये हुई हमारी संज्ञा। अभी आगे हम देखेंगे वचन। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम वचन के बारे में समझेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को एक वचन से बहुवचन बनाने में या बहुवचन से एक वचन बनाने में समझ में नहीं आता। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम वचन की परिभाषा देखेंगे। तो जिस शब्द द्वारा एक या एक से अधिक का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। अभी हम एक वचन की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से एक व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, किताब, अंगूठी आदि। बहुवचन की परिभाषा है जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियां अथवा वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कॉपियाँ, महिलाएं, केले आदि। विद्यार्थी मित्रों, ये जो एक वचन और बहुवचन की परिभाषा है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना हम जो नियम है उनके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हम उसके नियम देख लेते हैं। तो आ से अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देते हैं, जैसे मुर्गा, मुर्गे, केला, केले, बाला, बाले। दूसरा नियम है आ से अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देते हैं, जैसे माता, माताएं, भाषा, भाषाएं, माला, मालाएं। आगे का नियम देखो, या से अंत वाले शब्दों के अंत में या कर देते हैं। चूहिया, तो उसके बहुवचन में जो चूहिया है उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं। गुड़िया, तो गुड़िया का जो बहुवचन है उसमें भी चंद्रबिंदी है। विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ हमारा वचन। अभी हम क्रिया के बारे में समझेंगे। तो क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए इसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि। हिंदी में क्रिया से रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के दो भेद है, दो प्रकार है। क्रिया की मुख्य रूप से दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कर रहा हो उसे कर्ता कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है? क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अभी हम सकर्मक क्रिया देखेंगे। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ता है,
लड़के ने जो कर्म किया है इसके लिए जो कर्ता मीन्स अध्यापक, अध्यापक ने उसे पिता, तो अंतः इस वाक्य में सकर्म क्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा क्रिया के बारे में समझ हमारी पूर्ण हुई। विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण के ये 4 टॉपिक आपको मैंने इस वीडियो द्वारा समझा दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 28/7/2020 को हिंदी विषय का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट पेपर का समय 9 बजे से 10:30 बजे तक का रहेगा। आपको इसी टाइम में अपना टेस्ट पेपर कंप्लीट करना है। टेस्ट पेपर भेजने का समय 10:30 बजे से 11:45 तक का है। अगर 10:30 बजे से 11:45 तक आपने पेपर नहीं भेजा तो आपका टेस्ट पेपर चेक नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अच्छे और स्वच्छ राइटिंग में पेपर लिखकर समयसर भेज देंगे। आभार।